हेलो डियर्स, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विद आनंद जायसवाल। हम लोग बात कर रहे हैं 75 स्मार्ट चैलेंज 2.0, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं पूरा फुल फिजिक्स, फुल केमिस्ट्री एंड फुल बायोलॉजी। साथ में इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि बोर्ड में आए हुए हैं, सारे टॉपिक को कवर किया जाएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। बशर्ते आपसे एक प्रण है कि बेटा पिछली बार जैसे हमारे पुराने बच्चों ने फोड़ा है 75 स्मार्ट चैलेंज में, आपसे भी ये प्रण है कि आप भी बैठ जाइए, कॉपी पेन लेके सेट हो जाइए। और अब ये 75 दिन का चैलेंज स्मार्ट है जो कि हम लोग लेकर चलने वाले हैं, जहां पर सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट वर्क करना है, न कि हार्ड। 75 हार्ड को कन्वर्ज किया गया है 75 स्मार्ट में, जहां के फोकस रहना है, माइंड से वर्क करना है, एक एक चीजों को समझते हुए आगे बढ़ना है और अपने प्रिपरेशन को और चार चांद देनी है। बेटा समझ में आई बात? तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। क्योंकि पहला हम लोग 75 स्मार्ट चैलेंज में पहले टॉपिक में हमने फिजिक्स में देखा था, आज हम लोग केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। और केमिस्ट्री में आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी में ठोस अवस्था हटा दिया गया है और बिलियन पे सीधे बात की जाएगी। और दूसरा, हम लोग जैसे ही टॉपिक स्टार्ट करते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं बिलियन, वहीं से समझ में आता है कि बिलियन क्या है। तो बिलियन वही है बाबू जहां पे हम और आप एक दूसरे में घुल जाए, अर्थात दो या दो से अधिक समांगी मिश्रणों को हम क्या बोलते हैं? बिलियन कहते हैं। दो या दो से अधिक, नोट द पॉइंट स्वीटहार्ट, नोट द पॉइंट। हम बात कर रहे हैं दो या दो से अधिक समांगी मिश्रणों को हम क्या बोलेंगे? बिलियन कहते हैं। सबसे पहले परिचय हम लिखेंगे बिलियन का। और यदि अगर हम बिलियन की बात कर रहे हैं तो बेटा बिलियन को समझना बहुत जरूरी है। हम बिलियन हेडिंग डालेंगे और आप भी अपने कॉपी पे हेडिंग ऐसे ही बिलियन लगाएंगे। बिलियन की बात यहां पर अगर बात की जाए तो हमने कहा कि दो या दो से अधिक, हम लिख रहे हैं इस पॉइंट को, हालांकि सभी पॉइंट हम लिखेंगे नहीं। स्मार्ट रिवीजन है, कान खोल के बैठिएगा, फोकस होके बैठिएगा। सभी पॉइंट्स लिखना उचित नहीं है। अगर सभी पॉइंट्स अगर हम लिखेंगे तो ईयर लॉन्ग क्लास हो जाएगा और क्लास जो 1 घंटे की होनी है वो ब्लास्ट करके 2 घंटे 3 घंटे से एबव हो जाएगी, जो कि आपको देखने के लिए आप पॉसिबल नहीं हो पाएंगे इसके लिए कि आप बैठ पाए। तो हम चाह रहे हैं जितना से छोटे छोटे क्लास रखी जाए, चीजों को कवर किया जाए, जितना हम बोले आप दिमाग में सेट करो कान के थ्रू। ठीक है बेटा? तो हम बोलेंगे दो या, स्टार्टिंग है इसलिए लिख रहे हैं, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। अब देखिएगा, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ समांगी? होमोजीनस मिक्सचर का मतलब क्या है? मतलब यह है कि जो एक दूसरे में घुल जाए, अपना अस्तित्व खो दे, मतलब कि अपनी पहचान खो दे उसमें घुलने के बाद, ऐसे को बोलते हैं समांगी मिश्रण। क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण। अब रही बात कि सर बिलियन की बात तो आपने समझा दिया, परंतु बिलियन में कौन कौन से घटक होंगे? तो बेटा बिलियन में दो घटक होते हैं, एक जो जिसमें घोला जाए और एक जिसको घोला जाए। तो जिसको घोलेंगे हो गया बिले, और जिसमें घोलेंगे बेटा हो गया बिलायक। क्या हो गया? बिलायक। मतलब कि बिलायक में बिले हैं। जैसे हम कहते हैं कि पानी में चीनी बिले हैं। मतलब कि क्या है, यहाँ पर बड़ा अमाउंट जो है बेटा वो बिलायक है और छोटा अमाउंट जो है वो क्या है? बिले है। तो अब हम बोलेंगे कि पानी में चीनी क्या है? बिले। हम ये नहीं कह सकते कि चीनी में पानी बिले है ना? क्योंकि वहां पर चीनी की मात्रा बहुत अधिक हो जाएगी, जो कि हो नहीं सकती। अगर शरबत बनानी है तो हमको ये ध्यान रखना है कि पानी में चीनी को क्या करना है? बिले करना है। अब देखिएगा, यहीं पर ये टॉपिक को कवर करते हुए समांगी मिश्रण हमने समझा दिया। बिलियन के घटक, बिलियन के दो घटक हैं, बिले और बिलायक। इसको डब्बे में चाहो तो आप बंद कर लो, है ना? आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए ये चीज। थोड़ा फास्ट हो सकता है क्लास, लेकिन बशर्ते आप तैयार हो जाइए। अगर आप तैयार हैं तो क्लास फास्ट हो सकता है, नो डाउट। ठीक है, चलिए। तो हमने देखा बिलियन बराबर बिले प्लस बिलायक। हमने एक बात तो समझा दिया कि बिले छोटे अमाउंट में होंगे और बिलायक क्या होंगे? बड़े अमाउंट में होंगे। अब यहीं पर बात आती है, सर बिलियन के प्रकार भी होते हैं। हाँ, बिलियन के तो प्रकार बिल्कुल होते हैं। तो अगर हम बात करें कुछ टॉपिक को देखते हुए तो हम कहेंगे बिले के कणों के आधार पर, क्या बोलेंगे? बिले की मात्रा के आधार पर
बिलियन के प्रकार, विलय की मात्रा के आधार पर बिलियन के प्रकार, समझिएगा ये टॉपिक है। विलय की मात्रा के आधार पर बिलियन के प्रकार। तो जो बिलियन के प्रकार हम लिख रहे हैं, एक है बेटा असंतृप्त बिलियन। क्या है? असंतृप्त बिलियन। ठीक है, असंतृप्त बिलियन का मतलब हो गया कि जहां पर एक निश्चित ताप पर विलय के पदार्थ की मात्रा और घोली जा सकती है। असंतृप्त विलयन मतलब असंतुष्ट विलयन, या हम कह दें कि असंतुष्ट व्यक्ति, अर्थात कि विलय की मात्रा और घोली जा सकती है। जैसे हम कहें किसी सांद्रता को घोलना हो, या हम कहें कि मेरे घर कोई खाने आया खाना और वो शर्मा कर जितना खाना चाहिए उससे कम खा रहा है, तो क्या होगा? असंतुष्ट होगा। असंतुष्ट का मतलब कि सांद्रताओं को और घोली जा सकती है एक निश्चित ताप पर। ऐसे बने विलयन को हम क्या बोलेंगे? असंतृप्त विलयन। और इसमें असंतृप्त विलयन में जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है वो ग्रेटर देन होता है सांद्रताओं से, है ना? सांद्रताओं से ग्रेटर होता है, ए प्लस एंड बी माइनस। ठीक है, अब दूसरा विलयन आता है, देखो हम समझा रहे हैं, लिखवा नहीं रहे, बस समझिएगा दिमाग फोकस करके। दूसरा है संतृप्त विलयन। क्या है? संतृप्त संतृप्त विलयन। बेटा इंग्लिश मीडियम वालों सुन लो, इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड और संतृप्त को बोलता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जहां पर एक निश्चित ताप पर जो सांद्रता है वो उसके विलायक की जितना घुलने की क्षमता है उसके बराबर घुल गई, तो वहां पर क्या बोलेंगे? संतृप्त विलयन। जैसे मेरा जितना भूख है मैं उतना खाना एक फिक्स टाइम पर, इंटरवल पर, या एक जैसे इसमें बात करें टेम्परेचर पर, उतना अपने आप को पूर्ण कर लू, खा लू, तो मेरा मन क्या हो जाएगा? संतुष्ट हो जाएगा। अर्थात ऐसे विलयन को क्या बोलेंगे? संतृप्त विलयन। तो यहां पर जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है केएसपी, वो सांद्रता के क्या होती है? बराबर होती है। मतलब कि सांद्रताएं हम जितना हमको चाहिए उतना हमने ले रखा, अर्थात विलेयता गुणनफल क्या है? यहाँ पर विलेयता गुणनफल इक्वल है, अर्थात इसे को बोलते हैं विलेयता। क्या होता है? विलेयता। मतलब एक निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो उसमें घोली जा सकती है, उतनी घुली हो, ठीक ना, उसको क्या बोलेंगे? संतृप्त विलयन। क्या बोलेंगे? संतृप्त विलयन। चूंकि हम विलय के आधार पर ही पढ़ रहे हैं विलयन के प्रकार, तो विलय के आधार पर ही सारी कहानियां चलेंगी। और तीसरा है बेटा, वो है असंतृप्त विलयन के बाद, संतृप्त विलयन के बाद अति संतृप्त विलयन। क्या है? अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन, देखना अति संतृप्त विलयन क्या होता है? जब मेरा 2 रसगुल्ला खाने का मन और कोई आया सुंदर कन्या, वो 2 रसगुल्ला से ज्यादा रसगुल्ला मेरे बकेट में जिसमें हम खा रहे हैं थाली में रख दिया। अब मेरा मन है 2 रसगुल्ले में संतृप्त हो जाना, लेकिन 2 रसगुल्ला हम अधिक खा गए। इसका मतलब समझ रहे हो कि एक निश्चित ताप पर विलय की मात्रा जितनी घोली जा सकती है उससे अधिक घोली गई, तो वैसा विलयन अति संतृप्त विलयन कहलाता है। और यहां पर जो कहानी है वो सांद्रता बढ़ जाती है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, है ना? मतलब विलेयता से, विलेयता गुणनफल जितनी होनी चाहिए उससे अधिक पदार्थ की सांद्रता, अधिक पदार्थ हम खा चुके हैं या अधिक विलेय पदार्थ खुले हुए हैं, तो हम यहां पर क्या बोलेंगे? विलेयता से अधिक है सांद्रता, तो ऐसे विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब संतुष्टि से शिल्पा शेट्टी का डायलॉग, सुंदर से अति सुंदर, ठीक ना, तो संतुष्ट से अति संतुष्ट। बात समझ में आ रही है? अब देखना, ये तो हमने समझ लिया कि विलय की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार।
लेकिन हमको कुछ बिलियन और समझने हैं जो भौतिक अवस्था के आधार पर हम समझेंगे। समझना, हम हेडिंग डाल रहे हैं, छोटी छोटी टॉपिक को भी हम कवर कर रहे हैं बेटा। भौतिक अवस्था के आधार पर बिलियन के प्रकार, भौतिक अवस्था के आधार पर बिलियन के प्रकार। तो सबसे पहला हम बात करें तो हम बोलेंगे गैसीय बिलियन। पहला जो है अवस्था के आधार पर हम बात कर रहे हैं, तो जो पहला बिलियन तैयार होता है उसको बोलते हैं गैसीय बिलियन। क्या बोलेंगे वो? गैसीय बिलियन। दूसरा जो है उसको हम बोलेंगे द्रवीय बिलियन। द्रवीय विलयन। और तीसरा जो है वो है ठोसीय विलयन। समझिएगा, हमने विलयन जो है भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने बोला गैसीय विलयन, द्रवीय विलयन और ठोसीय विलयन। अब यहां पर मेजरली बात हमको ये समझनी है कि क्या होंगे, तो हम बोलेंगे गैसीय विलयन, और कैसी कंडीशन होगी तो हम बोलेंगे द्रवीय विलयन, और कैसी कंडीशन होगी तो हम बोलेंगे ठोसीय विलयन। बस आपको मोटी मोटी बात याद रखना है। अगर हम इधर बात करें विलायक की और इधर बात करें बेटा विलेय की, विलायक और विलेय में, तो जैसे हम देखेंगे गैसीय विलयन में जो गैसीय विलयन में जो विलायक है वो गैस होंगे, द्रवीय विलयन में जो विलायक होंगे वो क्या होंगे? द्रव होंगे, और ठोसीय विलयन में जो विलायक होंगे वो ठोस होंगे। हम लिख रहे हैं यहाँ पर गैसीय विलयन में जो विलायक है वो क्या है? गैस है, जबकि विलेय गैस, द्रव, ठोस हो सकता है। इनके मिश्रण से जो विलयन तैयार होगा उसे हम गैसीय विलयन कहेंगे भाई साहब। द्रवीय विलयन के लिए विलायक क्या होगा? द्रव होगा, लेकिन विलाय जो विलायक होगा वो द्रव होगा। विलेय क्या होगा? गैस हो सकता है, द्रव हो सकता है और ठोस हो सकता है। बस इतना ही अंतर समझना, यही है। ठोसीय विलयन में जो विलायक होगा वो ठोस होगा, बाकी यहां पर गैस, द्रव एंड ठोस तीनों हो सकते हैं। ये भौतिक अवस्था या बोले कि भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार हमने देख लिया। अब बात आती है और कैसे हम समझ सकते हैं विलयन। तो विलयन की सांद्रता के आधार पर विलयन को समझा जा सकता है। तो हम बात करें कि विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना, हेडिंग है जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है, देखो काफी तेज चल रहे हैं। विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना। विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना। देखो हम विलयन की सांद्रता को दो रूप से बोल सकते हैं, एक क्वालिटी और दूसरा क्वांटिटी। तो जो क्वालिटेटिव होता है उसमें कोई ज्यादा हमको बात करने की रह ही नहीं जाती। जो क्वांटिटेटिव होता है वहां पर हम मात्रा के आधार पर, परसेंटेज के आधार पर चीजों को समझ सकते हैं कि अगर एक बिलियन बना है तो उसमें कितना विलेय, कितना विलायक का परसेंटेज है, अर्थात उस बिलियन का प्रतिशत कितना है, वेट बाय वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या है ना, वेट बाय वेट परसेंटेज क्या है, पीपीएम क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या है, मोलरिटी क्या है, मोललिटी क्या है, ये सब चीज समझ सकते हैं बिलियन की। तो हम बिलियन की जो समझने वाले हैं, यहां पर ये लाइन कह रहा है कि बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करना, अर्थात इस लाइन से ये मतलब निकल के आता है कि विलेय कितना विलायक में घुला है। हम एक लाइन लिख रहे हैं, ये जो हम सांद्रता व्यक्त करेंगे ना, तो सांद्रता को व्यक्त कैसे करेंगे, तो हम लिख रहे हैं विलेय कितना विलायक में, कितना विलायक में घुला है
और इसके आधार पर हम लोग विलेय की सांद्रता को, या हम कहें कि विलयन की सांद्रता को व्यक्त कर सकते हैं। क्वेश्चंस में समझेंगे और बेहतर, परंतु थ्योरेटिकल पॉइंट समझना जरूरी है। पहला हम बात कर रहे हैं द्रव्यमान प्रतिशत। बेटा अगर आप तनिक भी नहीं पढ़े, इस चैप्टर को तनिक भी नहीं पढ़े हो, तो ये आपके लिए पूरा पूरा नया है, और इसके लिए आपको पुराना 75 स्मार्ट चैलेंज को देखना पड़ेगा। और जो प्रीवियस ईयर क्लासेस जो चली हैं उनमें भी कुछ टॉपिक्स को हमने कवर किया है। इसी प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे वीडियोस भरे पड़े हैं, आप एक एक करके वीडियोस देख लो, जहां पर आपको कुछ इंफॉर्मेटिव चीजें मिल जाए, शायद मेरे पढ़ने का तरीका आपको समझ में आ जाए, तो उससे क्या होगा कि आपका कनेक्शन बन जाएगा। आज हम लोग दूसरे में हैं, कल तीसरे में होंगे, ऐसे करके 4-5 क्लास निकलेगा, आपकी कनेक्टिविटी और अच्छी हो जाएगी, आपका लेवल और बूस्ट होगा, और आप बेहतर करने के लिए और प्रेरित हो जाओगे। बशर्ते क्या है कि एक कनेक्शन बनना है, और कनेक्शन का माध्यम यही है, इसी के थ्रू हम आपसे जुड़ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे, जो बहुत कोलकाता के भी बच्चे हमें देख रहे हैं, बेटा ध्यान से एक एक चीजों को समझेंगे, है ना, पूरी चीजों को देखेंगे। आप लोग का एक क्वेश्चन आता है कि सर हमको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए। बेटा पीडीएफ फॉर्म अभी मिलना मुश्किल है, क्योंकि इस समय बहुत सारे चैनल्स पे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे विवाद चल रहा है, तो आप यहीं से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं। हम ज्यादा लिखवा भी नहीं रहे, बशर्ते ज्यादा बोल रहे हैं, बस दिमाग खोल के बैठो, बस कान खोल के बैठो, तो दिमाग तक वो बातों को ले जाए। तो पहला हम बोल रहे हैं वो द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत। अब इस द्रव्यमान प्रतिशत से हम पता कर लेंगे कि जो है कितना विलेय, मतलब विलेय का कितना भाग विलायक में घुला है। तो अगर हम बात करते हैं द्रव्यमान प्रतिशत को, तो लिखते हैं बाबू वेट बाई वेट परसेंटेज। क्या लिखते हैं? वेट बाई वेट परसेंटेज इज इक्वल टू विलेय का भार ग्राम में। देखो हम सीधे क्वेश्चंस के तरीके कैसे सॉल्व होंगे वो हम लिख रहे हैं। विलेय का भार किसमें? ग्राम में, अपान बिलियन का भार किसमें? ग्राम में, और गुणे 100। तो ये बिलियन का वेट बाई वेट परसेंटेज निकल के आ जाएगा। अच्छा इसको फॉर्मुलेट करें जैसे किताबों में लिखे गए हैं, बिल्कुल बेटा कर देंगे। W बाई W परसेंटेज इज इक्वल टू, अच्छा विलेय का भार तो लिखते हैं WB। अच्छा बिलियन का भार, तो बिलियन का भार लिखते हैं WA प्लस WB। मेरे W बोलने से आपको हंसी थोड़ी आएगी, परंतु यहाँ पर वेट है, W का मतलब वेट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में हम जब लिखते हैं तो वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट लिखते हैं, मतलब कि विलायक का भार प्लस विलेय का भार, और यहां पर अब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो हमारा निकल के आएगा वो बिलियन का वेट बाई वेट परसेंटेज निकलकर आ जाएगा। तो यहां से हम बिलियन का वेट बाई वेट परसेंटेज निकाल सकते हैं, इजी है, कोई टफ नहीं है। अर्थात इस टॉपिक से क्या सीखने को मिल रहा है? तो सीखने को ये मिल रहा है कि विलेय का कितना भाग बिलियन में घुला हुआ है। बात समझ में आ रही है? अर्थात अगर हम बात करें तो यहां पर हम विलेय के अकॉर्डिंग ही पूरी कहानी को देख रहे हैं, और इस टॉपिक में हम बात करें द्रव्यमान प्रतिशत से कितना वेट बाई वेट परसेंटेज घुला होगा। फिर दूसरी टॉपिक जैसे ही हम बात करते हैं तो आता है आयतन प्रतिशत। क्या आता है? आयतन प्रतिशत, जिसको हम लिखते हैं वॉल्यूम परसेंटेज, हम हिंदी में ही लिखेंगे आयतन प्रतिशत। अब यहां पर हम बात करने वाले बाबू कि आयतन को मद्देनजर रखते हुए कि जो विलेय का है कितना आयतन, कितना उसका वॉल्यूम किसी बिलियन में घुला हुआ। तो सिंपल सी बात है, जैसे वहां पर क्या किए हैं वैसे ही यहां पर फॉर्मेट तैयार होता है, और हम लिखते हैं वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू VB अपॉन VA प्लस VB
गुणे 100। और इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, आयतन प्रतिशत ज्ञात कर लेंगे विलयन का, और इसमें पता चल जाएगा कि विलय का कितना वॉल्यूम बिलियन में गुना हुआ है, या हो तो हमको पता चल जाएगा कि उस बिलियन का वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट कितना होगा, मतलब कि उसका आयतन प्रतिशत कितना होगा। इसका आप ज्यादातर इसका उपयोग कहां देखोगे, तो जो कंपोजिशन तैयार किया जाता है आपके टूथपेस्ट पे, तो लिखा गया होता है वेट बाई वॉल्यूम परसेंट, वेट बाई वेट परसेंट, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। या फिर अगर आप कोई मेडिकेशन मतलब कि दवा की दुकान पर जाओगे तो वहां पर लिखा था क्लोरोफेनिकॉल वेट बाई वॉल्यूम इतना परसेंट, तो इतना परसेंट। उसके आधार पर जैसे आप मिनॉक्सिडिल आजकल चल रहा है, तो मिनॉक्सिडिल का वेट बाई वेट परसेंटेज, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ये लिखा था कितना सॉल्यूशन मिलाया गया है, कि वो कितना सोल्यूट है, उसमें कितना सॉल्वेंट है, कि 1 बिलियन तैयार हुआ है। इसके आधार पर हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि विलय की कितनी आयतन प्रतिशत, या बोलेंगे विलय का कितना आयतन उस बिलियन में मिला हुआ है, अर्थात उस बिलियन का वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज कितना होगा। तो यहां से हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, क्वेश्चन में पूछ दिया जाए द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तीसरा जो है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब ना द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में बात आती है तो हम इसको लिखते हैं वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। अभी हम बोले थे कि कहीं पे कंपोजिशन लिखा हो कि वहां पर जो वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज दिया हो, तो हम बोलेंगे कि वहां पर जो विलय है उस विलय का भार भाग है, भार भाग मतलब कि हम लिखेंगे डब्ल्यू बी, क्या लिखेंगे डब्ल्यू बी अपान वी सॉल्यूशन, किसमें एमएल में, क्या लेंगे एमएल में, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा 100 से। तो यहां पर जो प्राप्त होगा उसको हम बोलेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मतलब कि जो ज्ञात करेंगे विलयन का वो क्या हो जाएगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब ऐसे ही हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट वो है पार्ट्स पर मिलियन, चौथा पीपीएम जिसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। इस पार्ट्स पर मिलियन द्वारा भी हम लोग विलय का जो कितना कंपाउंड मतलब विलय का कितनी मात्रा जो है विलायक में घुली हुई है इसको ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, अगर हम बात करते हैं पीपीएम से पार्ट्स पर मिलियन, इसको हिंदी में बोला जाता है पार्ट्स पर मिलियन, क्या लिखता हूं डब्ल्यू बी अपान डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। अब यहां 100 नहीं करते हैं, 10 की पावर 6 करते हैं, और यहीं पे पार्ट्स पर मिलियन होगा तो 10 की पावर मिलियन में 6, और पार्ट्स पर बिलियन होगा 10 की पावर 9। बस इतना ही अंतर। चूंकि ये डिवीजन क्लास है तो बेटा थोड़ा फास्ट चल रहा है, हम ये मान के चल रहे हैं कि आप पढ़ के आए हो, कुछ हिस्से में आप पढ़े हो और कुछ हिस्से की जो बाकी है उसकी तैयारी हम करा रहे हैं। तो अगर आप ये सोच के आओ कि पूरा पूरा सर लिखेंगे, पूरी बातें थ्योरेटिकली आपको एक्सप्लोर कराई जाएंगी, तो बेटा आप स्मार्ट चैलेंज में हो जिसका नाम है 75 स्मार्ट चैलेंज 2.0। मतलब कि पहला वाला आपको देखना पड़ेगा, तभी 2.0 आपको ज्यादा समझ में आएगा कि कैसे हम लोग बच्चों के बीच एकदम लड़ते रहते हैं और उनके ब्रेन को जो बूस्ट करना है वो लेवल यहां से लेकर ये ले आते हैं। तो अभी तो आपका मेरे साथ सफर स्टार्ट हुआ है स्वीटहार्ट, अभी तो पूरी कहानी बाकी है बेटा, अभी तो हम लोग आगे बढ़ना चालू किए हैं। तो अभी तो आपको बहुत रुझान आएगा टॉपिक्स में, जहां पर आपको लगेगा शायद आपका मास्टर नहीं पढ़ाया है या फिर आपने पढ़ा नहीं है मन से। तो ध्यान पूर्वक एक एक चीज देखते जाइएगा, ठीक है। बाकी जो है आपको हमसे कांटेक्ट करना हो तो इस या इसके एक आध दो लेक्चर के बाद मिड में हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर देंगे, परंतु उसके लिए आपको क्लास में एक्टिव रहना पड़ेगा। किस पॉइंट पर देंगे वो कभी कट पिट के बाहर नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे ही बच्चों के लिए होगा, ठीक है। तो चलिए यहां पर हम लोग बात कर लिए पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन।
अब पांचवा टॉपिक है हमारा जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन। बेटा मोल फ्रैक्शन सबसे खतरनाक है। यहाँ पर हर एक बार क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि मोल फ्रैक्शन क्या है। हिंदी में बोलते हैं मोल अंश या मोल प्रभाज। क्या होते हैं? मोल अंश या मोल प्रभाज। देखो मोल अंश और मोल प्रभाज से हम क्या समझते हैं, तो किसी भी बिलियन में, है ना, किसी भी बिलियन में किसी विलेय का कितना मोल अंश डाला गया है, या हम बात करें कि कोई विलेयन तैयार किया गया है उसमें हर एक का कितना अंश कंट्रीब्यूशन है, उसको बोलते हैं मोल अंश। क्या बोलते हैं बेटा? मोल अंश। जैसे मान लो कि मैं आपके घर आऊं, लेकिन आऊंगा नहीं क्योंकि आप पूछोगे ही नहीं, ठीक है, तो आपके घर आना पॉसिबल नहीं है। मान लो कि आ भी गए तो आपने चाय बनाने के लिए चीनी उनी चाय पत्ती पत्ती नहीं मांगना मत हमसे, है ना, खरीद के लाना। ये मत कहना सर जी आप लेके आइए तो चाय पत्ती पत्ती तो चीनी उनी आपको चाय बना के पिलाएंगे। खैर बात कहाँ से चली थी? चाय से। तो चाय में आपको क्या क्या डालना है? सारे इंग्रेडिएंट्स डालनी है तो बिलियन तैयार होगा। हम आपसे पूछ दें कि जो आपने इंग्रेडिएंट्स डाला है उसका मोल अंश कितना है? आप कहोगे ये क्या कह रहे हो सर, ये तो गड़बड़ हो गया। गड़बड़ नहीं है, यहीं पर केमिस्ट्री है बेटा। जब मोल अंश बात करते हैं, मान लो इसमें कई सारा तुमने एक्स ए डाला, एक्स बी डाला, क्योंकि मोल अंश को एक्स से ही प्रदर्शित करते हैं। हम लिख दे रहे हैं प्रदर्शित करने का तरीका क्या होगा? एक्स। तुमने ए बी कोई पदार्थ डाला हो तो हम कहेंगे बाबू एक्स ए अगर ज्ञात करना हो तो इसका मोल्स ऑफ ए अपन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स मतलब कितना उसमें और घुला गया है, एन ए प्लस एन बी, दो ही तो है अभी। टोटल मोल्स क्या बोलेंगे? टोटल मोल्स। मतलब कि जिस कंपाउंड का आपको निकालना है, बेटा 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 ध्यान से, जिस कंपाउंड का आपको निकालना है उसका मोल्स बटे उस मिश्रण में उपस्थित कुल अवयवों का मोल्स बटे में लेंगे। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा कि ये कितना मोल अंश एक्स ए उस बिलियन में कंट्रीब्यूट कर रहा है अपना। बेटा जान झोंक रहे हैं, इज्जत करना, पढ़ लेना, मेरी बात मान लो। है बहुत पते की बात कि पढ़ लिए तो रिजल्ट चिल्लाओगे और नहीं पढ़े तो मुंह चुरा के भागोगे। तो हम चाहते हैं कि आप जिस दिन एग्जाम देकर आओ, केमिस्ट्री के हर एक जो हमारा पढ़ाया हुआ लेक्चर है या जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें कमेंट्स ना भर दो कि सर मेरा 95, 93, 94, 97% बन रहे हैं सिर्फ केमिस्ट्री में। तो बेटा पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए ऐसा मत ले लो कि भाई हमको पढ़ना है ना। कोई नौटंकी नहीं, कोई इस समय ज्यादा बात व्यवहार नहीं, चुपचाप पढ़ लो, हमारे लेक्चर्स देख लो, बस उतना ही कर लो। इधर उधर भागो मत, तीनों करा देंगे। तुम्हारे गुरु में इतना दम है बेटा कि तुमको ऊपर तक ले जाएगा। ऊपर मतलब बहुत ऊपर नहीं, मतलब कि लेवल पूरा अच्छी वाली, ठीक है। तो लगे रहिए, बेटा बन जाओ। एक्स ए बराबर एन ए अपान एन ए प्लस एन बी। हमने बोला कि हम बात कर रहे हैं कि मोल अंश ए का मतलब घटक ए का मोल अंश, कितना मोल अंश उसमें होगा। हमने कहा जिसका निकालना हो उसका मोल्स अपान कुल मोल्स, है ना। अब मान लो कि एक्स बी का निकालना हो तो, एक्स बी का निकालना हो तो यहां पर लिखेंगे एन बी अपान एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी। कोई दिक्कत? एन ए प्लस एन बी, समझ में आया? समझ में आया? जिसका हमको निकालना है, जिसका हमको निकालना है उसका मोल्स अपान जितना उसमें घटक डाले गए उन सब का निकाल दो, ठीक है।
फिर देखो यहां पर एक और चीज हमको समझाना है कि मोल्स कैसे निकालोगे बेटा। ये तो क्लास 11th की बात हो गई। तो भार बटे अणुभार, वेट अपन हम लिख दे रहे हैं भार बटे अणुभार। क्वेश्चन में दिया क्या हो, इथाइल एल्कोहल 0 या बोला गया 44 ग्राम इथाइल एल्कोहल। और 44 ग्राम इथाइल एल्कोहल का सूत्र तुम जानते हो। तो भार बटे अणुभार, मोल्स निकल गया वैसे। 18 ग्राम जल में विलेय है, या 36 ग्राम या 54 ग्राम जल में विलेय है, जितना भी ले लिया जाए तो उसका भी मोल्स निकाल लो, भार बटे अणुभार करके। जिसका मोल्स निकालना है उसका मोल्स ऊपर रखो, अपन पूरा मोल्स कर लो। इसका क्वेश्चन हमने कराया है, जाके लेक्चर में देखो, शायद प्रहलाद सीरीज में हमने कराया है। तो एक एक चीज देखो, ये जरूरी है। अगर समझोगे तभी आगे मस्त मजा आएगा, नहीं तो थोड़ा सा गड़बड़ाओगे। हम कह रहे हैं कि वन शॉट में लेक्चर तो मिलेगा आपको, लेकिन साथ में वन शॉट के बाद आपको जितना हम पढ़ा रहेंगे उन सब का क्वेश्चंस भी करवाएंगे। मेरा प्रण है कि आपको बेहतर से बेहतर करके देना, हर एक चीजें आपके लिए बेहतर करना। तो आपका भी एक प्रण होना चाहिए कि आप भी बेहतर पढ़ो और बेहतर करने के लिए प्रेरित रहो। ठीक है बेटा। अब देखो यहां पर मोल प्रभाज होता है खत्म। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा मोलरता। क्या है? पांचवा। अब छठवां टॉपिक है मेरा मोलरता, जो आपको पढ़ानी है ना। मोलरता इंग्लिश में लिखते हैं मोलैरिटी। क्या लिखते हैं बाबू? मोलैरिटी। बहुत सारे बच्चों को मोलैरिटी पता भी होगी, जिनको नहीं पता है वो लिख लो। मोलैरिटी को कैपिटल एम से लिखते हैं और लिखेंगे डब्ल्यू बी, छोड़ो समझो। सबसे पहले यहां पर देखो, जब मोलैरिटी लिखते हैं तो मोल्स ऑफ सोल्यूट अपान भी सॉल्यूशन आयतन लीटर में, किसमें लेते हैं? लीटर में। देखो हम लिख तो दिए फॉर्मूला, लेकिन समझो कैसे बोलोगे, मोलैरिटी कैसे बोलोगे। तो बोलना कि विलेय का मोल अपान बिलियन लीटर में, उसी को हम क्या बोलेंगे? मोलरता या सांद्रता। दूसरे लैंग्वेज क्या बोलते हैं? सांद्रता। अब इसको पूरा एक्सप्लोर करना होगा बाबू, तो हम करेंगे m इज इक्वल टू एन बी को क्या लिखेंगे? डब्ल्यू बी अपान, डब्ल्यू बी अपान क्या हो जाएगा? बोल भार बटे अणुभार एम बी, गुड़े भी सॉल्यूशन जो है आयतन लीटर में ना देके ml में दिया हो, तो ऊपर 1000 से क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। ये हमारा क्या निकल के आ गया? मोलर। कोई दिक्कत है? बोलो, कोई दिक्कत है? नहीं है ना? ठीक है। नेक्स्ट मोलरता, इसको भी कवर करते हैं। मोलरता ध्यान से, इसको बोलते हैं मोलैरिटी, सॉरी मोलैलिटी, मोलैलिटी। इसको स्मॉल एम से डिनोट करना है। किससे? स्मॉल एम से। समझिएगा, स्मॉल एम जब लिखेंगे तो यहां पर लिखते हैं स्मॉल एम से जब लिखते हैं तो लिखते हैं इजिकल, यहां पर लिखते हैं बाबू मोल्स ऑफ सोल्यूट, मतलब कि विलेय का मोल अपॉन विलायक का भार, किसमें? ग्राम में, और ऊपर क्या हो जाएगा? 1000 से मल्टीप्लाई कर। अब इसको खोल लो, क्या दिक्कत है? खोल लीजिए तो ये हो जाएगा स्मॉल एम इक्वल टू एन बी को लिखेंगे डब्ल्यू बी अपान एम बी गुड़े 1000 बटे डब्ल्यू ए, किसमें? ग्राम में, है ना। ये रहा मेरे पास। ठीक है, तो सारे फॉर्मूले से लेकर एक एक चीजों को हमने कवर करा। अब यहां पर सांद्रता से जुड़ी एक और बात, कौन सी सांद्रता ताप द्वारा प्रभावित होती है?
लिख रहे हैं सांद्रता जो ताप द्वारा प्रभावित होंगी, है ना, सांद्रता जो ताप द्वारा क्या होंगी, प्रभावित होंगी। बेटा ताप बढ़ाने पर, लेकिन कुछ में, और हम लिख रहे हैं टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, लिखने वाले मोलैरिटी, मोलैलिटी, सॉरी मोलैरिटी, मोलैलिटी नहीं होता है, नॉर्मैलिटी, है ना, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज एंड फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी मतलब कि ताप बढ़ाइएगा तो जो मोलरता है वो घट जाएगा, है ना, और जो नॉर्मलता है वो भी प्रभावित होगा, घट जाएगा, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट वो भी घट जाएगा, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट वो भी घट जाएगा, फॉर्मलता भी घट जाएगा। बाकी जो मोलैलिटी है और जो मोल फ्रैक्शन है ये ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है। यहीं पर क्वेश्चन पूछा था नीट में, 2017 या 18 की क्वेश्चन है, आई एम नॉट श्योर, बट क्वेश्चन पूछा गया था कि ताप द्वारा प्रभावित होती हैं, ऑप्शन था मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, है ना, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, तो उसमें मोलरता प्रभावित होती है, नॉर्मलता प्रभावित होती है, फॉर्मलता प्रभावित होती है, मोललता प्रभावित नहीं होती है बेटा, याद रखिएगा। अब जब बच्चे क्वेश्चन करके आए, लेके आए दौड़ते हुए, सर सर बहुत अच्छा करके आए, पूरा टॉपिक पढ़ के, बेटा टॉपिक गड़बड़ा गया, समझ के, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे विलेयता। चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विलेयता। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है विलेयता। विलेयता को हम समझेंगे कि आखिर विलेयता क्या है। तो देखिए विलेयता हम बात करें, अगर हम बात करें कि इसको डेफिनेशन के साथ लिखें तो हम लिखेंगे कि निश्चित, या बोले डेफिनेशन के, इसकी डेफिनेशन समझे तो हम बोलेंगे निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की वह मात्रा, निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घोली जा सके या घुली हो, विलयन की विलेयता कहलाती है। अर्थात हम बात करें तो यहां पर डेफिनेशन लिखेंगे तो लिखेंगे कि निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की वह मात्रा, विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ग्राम, जो 100 ग्राम विलयन में घुल सके, उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। समझिएगा, अगर हम बात करें कि विलेयता क्या है तो हम बोलेंगे कि निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुल सके, वो उसकी, उस पदार्थ की क्या कहलाएगी, विलेयता कहलाती है। अब यहां पर विलेयता को समझने के बाद अगर हम बात करें कि कोई भी पदार्थ है, अगर वो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलयन में और घोली जा सके या वहां पर घोली जा सके, वो उस पदार्थ की क्या कहलाएगी, विलेयता कहलाएगी। नेक्स्ट हमारा हेडिंग है हेनरी का नियम। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए हेनरी का नियम। देखिए हेनरी साहब क्या कहते हैं इस बात पे समझिएगा। हेनरी का नियम कहता है कि अगर स्थिर ताप पर गैस की विलेयता गैस के द्रव के समानुपाती होती है, तो यहां पर हेनरी ने बोला था कि अगर हम ले लें कांस्टेंट टेम्परेचर, क्या ले लें, कांस्टेंट टेम्परेचर, तो हम बोलेंगे कि स्थिर ताप पर जो गैस की विलेयता है
वो गैस के दाब के समानुपाती होती है। तो हम लिखेंगे बाबू, डेफिनेशन यहां पर इसका लिखा जाए, हेनरी के नियम के अनुसार, तो हेनरी ने कहा कि स्थिर ताप पर गैस की विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। गैस के दाब के समानुपाती होती है। देखो ये बोर्ड में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन ऐसे ही सीधे पूछा जाएगा कि हेनरी का नियम क्या है। तो हेनरी का नियम दो तरीके से है, एक मोल अंश पर दिया था, और एक इन्होंने कहा कि जो स्थिर ताप रख के गैस की विलेयता देखी जाए तो गैस की विलेयता उतनी ही अधिक होगी जितना उस पर गैस का दाब अप्लाइड होगा, मतलब वहां पर दाब अप्लाइड होगा। अर्थात बोला गया कि स्थिर ताप पर गैस की विलेयता गैस की दाब के समानुपाती है, और इसको व्यक्त किया गया था बाबू, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। m क्या है यहां पर, घुली हुई गैस की मात्रा। यहां पर हम लिखेंगे कि m क्या है, तो m को लिखेंगे घुली हुई पदार्थ की या घुली हुई गैस की मात्रा। क्या लिखेंगे, घुली हुई, m बराबर क्या है, घुली हुई गैस की मात्रा, घुली हुई गैस की मात्रा, है ना। और P क्या है, गैस का वाष्प दाब या हम बोले कि दाब, ठीक है ना। तो यहां पर क्या लिखेंगे, साम्य अवस्था में दाब, साम्य अवस्था में दाब, है ना, गैस का दाब। अब देखो ये यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब हटाते हैं तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू के इंटू पी। अब यहां पर देखो के क्या है, ये समानुपाती नियतांक है। के को क्या बोलेंगे, समानुपाती नियतांक या समानुपाती स्थिरांक, समानुपाती नियतांक या समानुपाती स्थिरांक। देखो हेनरी का नियम गैसों के लिए जब बात की जाती है तो हेनरी ने कहा कि जो गैस की विलेयता है गैस के दाब के समानुपाती है। तो यहां पर जो विलेयता है, घुली हुई पदार्थ की मात्रा को हम विलेयता से लिख सकते हैं, यम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो नियतांक लगाएंगे जिसको बोलते हैं समानुपाती नियतांक। फिर एक और बात आती है कि मोल अंश के टर्म में हेनरी ने क्या बोला था। तो मोल अंश के टर्म में हेनरी ने क्या बोला था, इस बात को समझना जरूरी है। हेनरी ने कहा था कि किसी गैस की वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। मैं लिख रहा हूं बाबू, ध्यान से देखिएगा। क्या बोला कि किसी गैस का वाष्प दाब, किसी गैस का वाष्प दाब या बोले वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, सीधे लिखो वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, आंशिक वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन में उस विलयन में गैस के मोल अंश या बोले मोल प्रभाज, मोल अंश के समानुपाती होता है। समझिएगा, डेफिनेशन जब मोल अंश के आधार पर बात इन्होंने बोला हेनरी ने, तो हेनरी ने कहा किसी गैस की वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, बेटा शुद्ध
वाष्प अवस्था में आंशिक दाब को P से डिनोट करते हैं। तो उन्होंने कहा किसी गैस की वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन के गैस के मोल अंश के समानुपाती है। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X गैस। X क्यों लिख रहे हैं यहां पर? X है बाबू मोल प्रभाज या मोल अंश का इंडिकेशन। अब यहां पर जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे बाबू, तो यहां पर जो कांस्टेंट आता है उसको बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? हेनरी कांस्टेंट। और यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब साइन हटता है तो आता है हेनरी कांस्टेंट। और अब यहां पर ये इक्वल में चला जाएगा, तो P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स गैस। अगर यहां पर हमको हेनरी कांस्टेंट के अकॉर्डिंग बात करना हो तो हम बोलेंगे वाष्प अवस्था में आंतरिक दाब तथा मोल प्रभास, गैस की मोल प्रभास के अनुपात को हेनरी कांस्टेंट कहते हैं। देख रहे हो? समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? लेकिन आपको याद रखना है इस चीज को, इस चीज को। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग y बराबर mx ग्राफ खींच सकते हो। y बराबर mx आप ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो। किसके बीच में? P वाष्प अवस्था में आंशिक दाब और मोल प्रभाज के बीच आप ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो। और ये ग्राफ जो होगा बाबू क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। y बराबर mx। अब रही बात कि हेनरी की सीमाएं क्या थी। हेनरी की सीमाएं क्या थी? हेनरी ने दोनों बातों को बोला और हेनरी की सीमाएं क्या थी? हेनरी की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ हेनरीज रूल। तो सबसे पहली बात कि अगर हम बात करें कि ताप बहुत कम न हो, तो सबसे पहली बात इन्होंने कहा कि देखो भाई, टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर बहुत कम न हो। दूसरा इन्होंने बोला कि दाब बहुत अधिक न हो। इन्होंने क्या बोला? कि दाब बहुत अधिक न हो। तीसरी बात इन्होंने कहा कि जो गैस की विलेयता है वो विलायक में कम हो। जो गैस की विलेयता है वो विलायक में क्या हो? कम हो। गैस की विलेयता विलायक में क्या हो? कम हो। अब ये ईयर लॉन्ग कोर्सेज होते हैं तो उसमें हर एक बात पे थोड़ा डिटेल बात किया जाता है। अब यहां पर जो रिवीजन क्लास है आपका, वन शॉट क्लास है, इस क्लास में बस हर एक पॉइंट को टच किया जा सकता है, ब्रॉड एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। लिमिट में एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है ताकि आपके दिमाग में अगर आप चीजें पढ़े हो तो आपके दिमाग में क्लिक कर जाए कि हाँ ये बात होती है और ये क्यों, कारण क्या है। तीसरी बात हमने क्या बोला कि गैस की विलेयता विलायक में क्या हो? कम हो। और चौथा जो है वो है गैस की आणविक अवस्था द्रव और गैसीय दोनों विलायकों में समान हो। तो हम लिख रहे हैं चौथा, गैस की आणविक अवस्था, गैस की आणविक अवस्था द्रव व गैसीय दोनों विलायकों में समान हो। ठीक है? यहां पर ये चौथी लाइन कहता है कि जो गैस की आणविक अवस्था है वो चाहे द्रव हो या गैस हो, उन विलायकों में क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। इसका बदलाव नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब बात आती है कि हेनरी नियम का अनुप्रयोग कहां हुआ है। तो आप देखिए, जब पानी को ठंडा या सोडा वाटर कराया जाता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को विलय करने में जो चिक से आवाज आती है, वहां पर हेनरी के नियमों का अनुप्रयोग किया गया है। अभी ईयर लॉन्ग कोर्स होते हैं, एक एक चीज को यहां पर एक्सप्लेन किया जाता है, परंतु आपका वन शॉट क्लास होने के कारण ये चीजें हम आपको सीधे लिख कर आपको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं।
तो समझिएगा ये है हेनरी का नियम। और हेनरी ने कहा था, सिंपल सी बात बोला हेनरी ने कि अगर मोल अंश के बारे में उन्होंने बात किया, कहा कि गैस मतलब किसी भी गैस का वाष्प अवस्था का आंशिक दाब मोल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती होता है। मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक है। लिमिटेशन हम इसकी बात करते हैं कि हेनरी की लिमिटेशन क्या थी। हेनरी की लिमिटेशन, हेनरी की लिमिटेशन में बात करें तो ताप बहुत कम न हो, दाब बहुत अधिक न हो, गैस की विलेयता विलायक में कम हो, और गैस की आणविक अवस्था द्रव व गैसीय दोनों विलायकों में क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है वाष्प दाब। क्या है, वाष्प दाब। तो हेड डालिए वाष्प दाब। समझिएगा वाष्प दाब क्या है। देखो, ज्यादा लिखने से अच्छा है ज्यादा समझना। वाष्प दाब का यहां पर डेफिनेशन समझा जाए तो हम कहेंगे एक निश्चित ताप पर साम्य की अवस्था में गैस के अणुओं द्वारा द्रव पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। अगर सिंपल सी बात करें कि वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव पर लगाया गया, द्रव की सतह पर लगाया गया दाब क्या कहलाएगा, वाष्प दाब कहलाएगा। तो यहां पर हम एक बात करें तो हम कहेंगे कि मान लो एक गिलास पानी ले लिया मैंने, एक ग्लास ऑफ वाटर, है ना, आओ इंग्लिश पढ़ाते हैं तुमको। ये पानी है, इसमें क्या है, पानी है ना, और ये पानी का ये सतह क्या है, सतह। ठीक है। अब इस सतह पर हम बात करें कि अगर ये रूम टेम्परेचर है, टेम्परेचर पर है, तो टेम्परेचर अगर हम बात करें 25 डिग्री सेंटीग्रेड फिक्स है, रूम का टेम्परेचर हमने फिक्स कर दिया, रूम टेम्परेचर पे है, और साथ में ये इक्विलिब्रियम स्टेट पे है। क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट पे। हम बात करें कि ये साम्य अवस्था पे, तो इस सतह पर गैस की अणुओं द्वारा लगाया गया दाब कहलाता है बाबू वाष्प दाब। तो क्या चीजें फिक्स होनी चाहिए, टेम्परेचर फिक्स होनी चाहिए, स्टेट इक्विलिब्रियम स्टेट हो, तो द्रव के सतह पर लगाया गया वाष्प दाब या बोले लगाया गया दाब गैस के अणुओं के द्वारा, द्रव के सतह पर गैस की अणुओं के द्वारा लगाया गया दाब कहलाता है वाष्प दाब। तो क्या इसको लिखना जरूरी है, हम लिख दें इधर। देखो, अगर सिंपल सी बात कहें तो यहां पर हम एक बात कहेंगे कि आप घर में पानी चाय पीते हो, चाय पीते हो, चाय का इक्विलिब्रियम स्टेट पे जब आता है तो चाय जो होती है एक ऊपर एक लेयर आ जाती है, एक लेयर आ जाती है, और निरंतर उस लेयर पर गैस की अणुओं के द्वारा उस पर दाब लगाया जा रहा है। वो गैस की अणुओं के द्वारा उस पर लगाया गया दाब कहलाता है वाष्प दाब। याद रहेगा, डेफिनेशन लिखने की जरूरत है नहीं सर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत शानदार बच्चों। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहां पर वाष्प दाब अवनमन, नया टॉपिक जो हमारा इसी से रिलेट करते हुए आ रहा है कि वाष्प दाब अवनमन। देखो ये सब फील करने वाले टॉपिक्स हैं, वाष्प दाब अवनमन। देखिएगा, अगर हम बात करें कि किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिला दें, तो जब अवाष्पशील विलेय मिलाएंगे तो उस विलायक के चारों ओर वो अवाष्पशील विलेय घेर लेंगे, तो जो उनके सतह पर वाष्प दाब लगेगा वो शुद्ध विलायक की अपेक्षाकृत कम लगेगा। इस प्रकार जो वाष्प दाब में आई कमी ही वाष्प दाब अवनमन कहलाती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? आओ इसको एक्सपेरिमेंटली देखते हैं। एक्सपेरिमेंटली मतलब कि स्क्रीन पर नजर आपकी होनी चाहिए, हम कुछ करामात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए, अगर मान लो कि ये कंटेनर है ना, और इस कंटेनर में बाबू शुद्ध विलायक है। क्या है,
एकदम शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक जिसका इसका आंशिक दाब या आंशिक वाष्प दाब पी नॉट आ रहा है। क्या है? पी नॉट। अगर हम बात करें कि यहां पर जो आंशिक वाष्प दाब है वो क्या है? पी नॉट है। अब क्या कर रहे हैं कि इसी शुद्ध विलायक में पुनः इस कंटेनर को ले रहे हैं और दूसरा एक कंटेनर तैयार कर रहे हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि शुद्ध विलायक तो है ही, अब इस शुद्ध विलायक में हम क्या कर रहे हैं, अवाष्पशील अवाष्पशील विलय मिला दे रहे हैं। ठीक है, अवाष्पशील विलय मिला दे रहे हैं। तो जब मिला दे रहे हैं तो इसके सतह पर जो वाष्प दाब लग रहा है वो हो रहा है पीएस। क्या हो जा रहा है? पीएस। ये शुद्ध विलायक के सतह पर जो वाष्प दाब लग रहा था वो आंशिक वाष्प दाब पी नॉट था, है ना। और इस पर क्या हो गया कि जो वाष्प दाब आंशिक वाष्प दाब जो लग रहा है वो क्या हो गया? पीएस हो गया। अब सुनना, ये सेगमेंट दोनों आपको बना के दिखा रहे हैं कि अगर मान लो कि ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर के में जो द्रव रखा हुआ है इस पर जो वाष्प दाब लग रहा है वो पी नॉट लग रहा है क्योंकि शुद्ध विलायक है। लेकिन अब यहां पर जो अवाष्पशील विलय मिलाए तो मान लो ये जो शुद्ध विलायक है इसके चारों ओर अवाष्पशील विलय इसको घेर लिए, तो जो उस पर डायरेक्टली जितना लगना चाहिए प्रेशर, वाष्प दाब, गैस के अणुओं का प्रेशर जितना लगना चाहिए वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अर्थात इस वाष्प दाब में आई कमी वाष्प दाब अवनमन कहलाती है। अर्थात हम इसको लिखेंगे कि वाष्प दाब अवनमन बराबर वाष्प दाब अवनमन बराबर पी नॉट माइनस पीएस। ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा। वाष्प दाब अवनमन मतलब कि शुद्ध विलायक से जब हम बात कर रहे हैं कि शुद्ध विलायक में जब अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो इसमें वाष्प में या बोले कि वाष्प दाब में कमी आ जाती है, और वाष्प दाब में आई यह कमी वाष्प दाब अवनमन कहलाती है। याद रहेगा? ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। यही डालिए, वाष्प दाब में आपेक्षिक वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। देखना, अगर हम बात करें तो हम बोलेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को सीधे एक लाइन से समझिएगा तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को हम कहते हैं, इसका डेफिनेशन है कि वाष्प दाब अवनमन या हम बोले कि वाष्प दाब अवनमन तथा विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। अगर हम बात करें तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बराबर हम बोलेंगे कि वाष्प दाब अवनमन बटे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब या बोले आंशिक वाष्प दाब। तो इसको हम लिखेंगे वाष्प दाब, अभी हम लिखे हैं वाष्प दाब अवनमन पी नॉट माइनस पीएस अपान क्या हो जाएगा?
अपान हो जाएगा पी नॉट। अब देखिएगा, ये जो निकल के आया, ये जो रिजल्ट हमारा निकल के आया, ये क्या है? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अगर परिभाषित करना हो तो आप इसको इजीली परिभाषित कर सकते हो। कैसे बोलोगे? वाष्प दाब अवनमन तथा विलायक, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ये टॉपिक क्लियर हो गया। फटाफट इन टॉपिक को देखते जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कि द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब। अभी हम बात जो कर रहे थे, ये द्रव ठोस विलयनों का वाष्प दाब बात कर रहे थे कि द्रव और ठोस विलयनों का वाष्प दाब। अब जो हम बात करने वाले हैं वो द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब बात करने वाले हैं। तो इसके पहले हम जो बात कर रहे थे अभी तक की कहानी, द्रव ठोस विलयनों का वाष्प दाब। अब यहां पर हम बात करने वाले हैं द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब। ठीक है, अब देखना द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब कैसे बनेगा। अभी तक तो हम अवाष्पशील विलय मिला रहे थे, ठोस था, द्रव ठोस विलयनों का वाष्प दाब था। अभी जब हम बात करें द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब, तो मान लिया जाए कि एक कंटेनर है और इस कंटेनर में दो घटक ए और बी, ए और बी वाष्पशील विलय ए तथा बी उपस्थित है। ए तथा बी उपस्थित है, लिख दे रहे हैं हम ए प्लस बी। ये ए प्लस बी जो है वो क्या है? वाष्पशील विलय, वाष्पशील विलय। तो हम बोलेंगे कि माना कि किसी विलयन में, लिखे क्या? माना कि किसी विलयन में, माना कि किसी विलयन में वाष्पशील विलय ए तथा बी उपस्थित है। वाष्पशील विलय ए तथा बी उपस्थित है। इन अवयवों का आंशिक वाष्प दाब, लिख रहे हैं, इन अवयवों का आंशिक वाष्प दाब, इन अवयवों का बेटा आंशिक वाष्प दाब पीए तथा पीबी है, पीए तथा पीबी है। अगर मान लो कि अगर हम कहें एक ग्लास ऑफ वाटर है, अच्छा वो पानी में दो वाष्पशील विलय उसमें मिले हुए हैं और उन वाष्पशील विलय का जो आंशिक वाष्प दाब है, हम नाम लेके ए और बी बोल दिए तो हम बोले पीए तथा पीबी है। तो उस विलयन का कुल वाष्प दाब कितना होगा? हम लिखेंगे तो उस विलयन का कुल वाष्प दाब कितना होगा? तो उस विलयन का कुल वाष्प दाब कितना होगा? तो हम लिखेंगे बाबू उस विलयन का कुल वाष्प दाब P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी।
समझ में आ रहा है? अगर हम बात करें कि कोई भी कंटेनर ले लें और उसमें द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब ज्ञात करना हो, तो द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम बोलेंगे कि अगर मान लो कि कोई विलयन है और उसमें विलय ए तथा बी उपस्थित हैं, तो इन विलयों का जो आंतरिक वाष्प दाब है वो पीए और पीबी है। तो उस विलयन का वाष्प दाब कितना हो जाएगा? तो हम बात करते हैं उस विलयन का वाष्प दाब P इजिकल टू पीए प्लस पीबी होगा। अब यहीं पर राउल्ट के नियम का उपयोग करेंगे, क्योंकि राउल्ट के नियम का बहुत ही शानदार उपयोग ये है कि राउल्ट साहब बोलते हैं कि जो विलय हैं उनके आंशिक दाब मोल प्रभाज के समानुपाती है। अगर हम बात करें राउल्ट्स नियम को भी अप्लाई करते हुए, तो जो बेटा राउल्ट्स लॉ है वो राउल्ट्स लॉ कहता है, देखो थोड़ा सा हम क्रिस्टल कर रहे हैं परंतु समझा भी हम ही रहे, समझना पड़ेगा आपको। हमने क्या बोला कि यहाँ पे राउल्ट के नियम को अप्लाई करेंगे और राउल्ट का नियम कहता है कि किसी भी अवयव जो विलय के अवयव हैं उनके आंशिक वाष्प दाब मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। कब? जब निश्चित ताप हो। तो यहां पर भी हम बात करेंगे कि जो वाष्पशील विलय है, वाष्पशील विलय का जो आंशिक दाब है वो मोल प्रभाज के क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। किसके हो जाएंगे? मोल प्रभाज के समानुपाती हो जाएंगे। अब देखो जो पीए है उस पीए को बराबर पी ए नॉट इंटू एक्स है, कांस्टेंट को लिख लेते हैं। इसी प्रकार पीबी को भी लिख लेंगे। पीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपी और पीबी इज इक्वल टू पीबी नॉट, है ना, इंटू एक्सपी, है ना। अब इस विलयन का राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग इस विलयन का कुल वाष्प दाब कितना होना चाहिए? तो हम लिखेंगे P इज इक्वल टू पी ए प्लस पीबी। अब इनको अप्लाई करते हुए लिख लो, क्या करोगे? लिख लो अप्लाई करते हुए। तो पी ए बराबर हो जाएगा पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पीबी नॉट इंटू एक्स बी, है ना। और अगर हम बात करें कि मोल अंश, अगर एक विलय है, दो विलय को मिला के एक विलयन तैयार हो रहा है, तो हम कहते हैं कि मान लो, माना कि, क्या बोले, माना एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1। तो यहां पर लिखेंगे एक्स ए बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बी। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां पर? कोई दिक्कत तो नहीं है यहां पर? देखो एकदम रूल के अकॉर्डिंग सब चला जा रहा है। अब एक्स ए बराबर जो हमारा निकल के आ गया 1 माइनस एक्स बी, हमारा जो फॉर्मूला था, मतलब जो हमारा रिजल्टेंट निकल के आया था पी, हम लिख रहे थे पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। अब यहां पर जो एक्स ए का मान है वो रख देंगे ये, तो P इज इक्वल टू पी नॉट ए और एक्स ए की जगह लिखेंगे 1 माइनस एक्स बी प्लस पीबी नॉट इंटू एक्स बी। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही बात? ये क्लियर हो रहा है चीजें? अब इसको सॉल्व करते हैं, हालांकि इतना लंबा नहीं करना चाहिए परंतु हम करते रहे। तो ये क्या हो जाएगा? जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा पी नॉट ए प्लस, है ना, पी नॉट ए प्लस एक्स बी पीबी नॉट माइनस पी ए नॉट, है ना। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो तो यहां पर हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि P इज इक्वल टू, P क्या है? विलयन का वास्तव, P इज इक्वल टू एक्स बी
है ना। पीवी नॉट माइनस पीए नॉट, अब इसको जाएगा माइनस कर दो, नहीं प्लस में जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा पी नॉट। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। यहां पर जो रिजल्टेंट हमारा निकल के आ गया, मतलब कुल जो निकल के आ गया बिलियन का वास्तव, P इज इक्वल टू एक्स बी पीवी नॉट माइनस पी ए नॉट प्लस पी नॉट ए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां समझो कि अगर इसका हम ग्राफ प्लॉट करें वाष्प दाब और मोल प्रभाज के बीच, वाष्प दाब और मोल प्रभाज के बीच ग्राफ प्लॉट करें, वाष्प दाब और मोल प्रभाज के बीच ग्राफ प्लॉट करें, तो अभी हम लिखे थे कि पी ए बराबर पी ए नॉट इंटू एक्स ए, ये हो रहा है वाई बराबर एम एक्स। तो इसका क्या हो जाएगा कि अगर पी ए की ग्राफ प्लॉट करें तो यहां से स्ट्रेट लाइन ग्राफ प्लॉट हो जाएगा, ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। और स्ट्रेट लाइन ग्राफ कहां से प्लॉट होगा, सेंटर से, मतलब कि यहां से, ये रहा। और अगर हम बात करें कि यहां पर मान लो कि x बराबर एक्स ए बराबर 1 ले लें और एक्स बी बराबर 0, और यहां पर क्या ले लें एक्स ए बराबर 0 और एक्स बी बराबर 1। तो ये ग्राफ में अगर हम बात करें तो ये पीबी इसको दर्शा सकते हैं, पीबी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अच्छा, इसका ग्राफ जब प्लॉट करेंगे तो इधर वाला जो पीए के लिए लिखेंगे, तो पीए के लिए हो जाएगा यहां पर ग्राफ, ये देखिए ये पीए, तो क्या लिखेंगे पीए इज इक्वल टू पीए नॉट इंटू एक्स ए। अच्छा, यहां से जो हो गया ये दोनों को मिला दें यहां पर, तो ये टोटल निकल के आ जाएगा, मतलब कि टोटल का मतलब कि यहां पर जो बिलियन का वास्तव था, और हम लिखेंगे यहां पर, पहले तो मिल जाए, हाँ क्या लिखेंगे पीटी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी, कोई दिक्कत नहीं यहां पर। अच्छा, यहां पर जो आंशिक वास्तव है तो क्या है पी ए नॉट। कोई कहानी समझ में आ रही है, ये ईयर लॉन्ग कोर्स में बहुत आराम से एक एक चीज पढ़ाया जाता है, रिवीजन में थोड़े फास्ट चला जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इस चीज को आराम से देख लीजिएगा एक एक करके। हमने करा दिया द्रव द्रव विलेनों का वाष्प दाब, और साथ में हमने द्रव द्रव वाष्प मतलब कि वाष्पशील विलेनों में अगर बात करें कि वाष्पशील विलय युक्त विलेनों के लिए राउल्ट के नियम भी अप्लाई करते हुए हमने सॉल्व कर दिया। अगर मान लो कि ये वाष्पशील विलय थे, अगर अवाष्पशील विलय होते तो क्या होते, अवाष्पशील विलय होते तो क्या होते, अवाष्पशील विलय युक्त विलायकों के लिए राउल्ट्स का नियम, अवाष्पशील विलय युक्त विलायकों के लिए राउल्ट का नियम क्या हो जाएगा। तो हम बात करते हैं जब कि अवाष्पशील विलय के लिए, तो हम कहेंगे कि निश्चित ताप पर अवाष्पशील विलय युक्त विलयनों का वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन लिख रहे हैं, या ऐसे बोल रहे हैं, याद कर लोगे, चलो याद करना मुश्किल है तुम्हारे लिए, हम लिख दे रहे हैं एक निश्चित ताप पर
अवाष्पशील, निश्चित ताप पर अवाष्पशील विलेय युक्त, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयनों का, विलयनों का वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन मोल प्रभाज के, मोल प्रभाज, मोल प्रभाज कौन सा, विलेय के मोल प्रभाज के, हम ब्रैकेट लिख रहे हैं, मोल प्रभाज कौन सा, विलेय के, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। देखो अगर बात की जाए कि अवाष्पशील विलेय युक्त विलयनों की राउल्ट्स की नियम क्या कहती है, तो अवाष्पशील विलेय युक्त विलयनों के लिए वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के समानुपाती होती है। कैसे देखना, अगर हम बात करें तो हम बोलेंगे पी नॉट, है ना, ये विलायक हो गया शुद्ध विलायक, माइनस पीएस अपान पी नॉट इजिकल टू, यही तो है वास्तव में आपेक्षिक अवनमन, इजिकल टू एक्स बी, विलेय के मोल प्रभाज, इसको भी खोलते हैं तो हम लिखेंगे पी नॉट माइनस पीएस अपान पी नॉट इज इक्वल टू एन अपान एन प्लस एन। बात समझ में आ रही है? तो जब बात आती है कि अवाष्पशील विलयों के लिए, अवाष्पशील विलय युक्त विलयनों के लिए राउल्ट्स का नियम, तो कहा जाता है अवाष्पशील विलय युक्त विलयनों की वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन उसके विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो यहां पर जो मोल प्रभाज निकालना, तो ये मोल प्रभाज हम लिख देते, ये एनबी हो जाएगा, ये कैपिटल एन ए और एनबी, यही है ना, विलय के मोल प्रभाज क्या है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाला है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के प्रकार, मतलब कि सॉल्यूशन अगर हम बात करें कि राउल्ट्स के नियम के अनुरूप टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो दो प्रकार के विलयन तैयार होते हैं, एक जो राउल्ट्स के नियमों का पालन करे, जिसको बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन, क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन, और दूसरा होता है बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कैसा होता है, नॉन आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एक आदर्श विलयन होता है, एक अनादर्श विलयन होता है, अनादर्श। आदर्श विलयन जो राउल्ट के नियमों का पूर्णतः पालन करेगा, उसे क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा। देखो राउल्ट ने कहा कि जो वाष्प दाब है वो विलयन का वाष्प दाब उसमें उपस्थित अवयवों के वाष्प दाब के कुल योग के बराबर होगा, ये तो राउल्ट की बात थी। लेकिन अगर जब राउल्ट के नियम के आधार पर हम बात करें तो हमने कहा कि विलयंस के प्रकार दो होंगे, एक आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन का मतलब आदर्श विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करे। बेटा आपने पढ़ा होगा कि जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो क्या करते हैं, राउल्ट्स के नियम का पालन करते हैं, तो हम कहेंगे ओबे राउल्ट्स लॉ, है ना, ओबे राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स के नियम का पालन करते हो उन्हें हम क्या बोलेंगे,
आइडियल सॉल्यूशन। और जो आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट्स के नियम का पालन करेंगे उनकी शर्तें ये होंगी कि उनमें विलयन का जो वाष्प दाब है उसमें उपस्थित अवयवों के वाष्प दाब के योग के बराबर होगा, है ना। P इजिकल टू पीए प्लस पीबी। और यहां पर हमने कहा था कि इसके अनुरूप अगर हम बात करें, जो आंशिक दाब है अवयवों का आंशिक दाब, इसको लिखा गया था राउल्ट्स के अकॉर्डिंग, जो है पी ए जो होगा पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। पी ए नॉट एंड पी बी नॉट क्या है, हम बात करते हैं शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, ए का वाष्प दाब पी ए नॉट, बी का वाष्प दाब पी बी नॉट, है ना। अब इस प्रकार देखो जो इक्वल हो रहा है, इस कंडीशन में शर्तें होंगी आइडियल सॉल्यूशन के लिए। अगर ये ऐसा फॉलो नहीं हो रहा है तो हम इसे कहेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन पी ए प्लस पीबी। हम कहेंगे P इज नॉट इक्वल टू उसमें घटक पी ए प्लस पीबी, विलेय और विलायक जो मिल रहे हैं उसके कुल का योग उस विलयन के वाष्प दाब के बराबर नहीं हो रहा है, अर्थात तो वहां पर हम बोलेंगे उनमें उपस्थित घटकों के आंशिक दाब का योग विलयन के वाष्प दाब के बराबर नहीं है। दिस इज द कंडीशन कि वहां पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा, है ना। अब रही बात कि यहां पर जो आयतन का परिवर्तन है आइडियल सॉल्यूशन में, वो आइडियल सॉल्यूशन में परिवर्तन क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, अर्थात विलेय और विलायक के बराबर होना चाहिए, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, शून्य होगा। यहां पर एंथैल्पी परिवर्तन आपने पढ़ा होगा, एंथैल्पी परिवर्तन ये क्या होगा, शून्य होगा। यहां पर आइडियल सॉल्यूशन के लिए एंथैल्पी परिवर्तन क्या होगा, शून्य होगा। अगर हम बात करें आकर्षण के लिए ए बी घटकों में विलयन का जो है ए ए और ए बी के बराबर होगा, अर्थात बी बी के बराबर होगा आकर्षण के रूप में अगर बात करें तो ये सब चीजें हैं जो कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए बात करी जाती है। और आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल जो है, एग्जांपल आइडियल सॉल्यूशन के आपको याद रखने हैं, वो है बेंजीन और टोल्यूइन का मिश्रण जब बनाएंगे, बेंजीन और टोल्यूइन को जब साथ में लिया जाएगा तो यहां पर जो बेंजीन और टोल्यूइन को जो साथ मिलेंगे आप, तो यहां पर जो विलयन बनेगा वो विलयन आदर्श विलयन हो जाएगा। सेम लाइक हम बात करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड और SiCl4, अगर ये दोनों मिलके अगर विलयन बना रहे हैं तो यहां पर जो विलयन बनेगा इनसे, उनको भी हम बोलेंगे आदर्श विलयन। तो ये कुछ बातें हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं आदर्श विलयन को, ये बताती हैं कि यहां पर ऐसे विलयंस इन शर्तों का पालन करते हैं तो आदर्श विलयन कहलाते हैं। अर्थात मुख्य बात यह है जो राउल्ट के नियम का पालन करेंगे बेटा वो क्या हो जाएंगे, राउल्ट के नियम का पालन करेंगे, उन्हें आइडियल सॉल्यूशन करेंगे। और जो नॉट ओबे, हम यहां पर लिखेंगे नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, बेटा जी जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए हमने बोला कि जो उनके विलयन का वाष्प दाब होगा वो उसमें उपस्थित घटकों के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर नहीं होगा, अर्थात हमने लिखा भी है। और इस कंडीशन में जो आयतन है उस आयतन का जो विलयन का आयतन परिवर्तन है डेल्टा बी मिक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, अर्थात यहां पर अधिक भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। और यहां पर एंथैल्पी परिवर्तन देखा जाए, मिक्सर जो तैयार हो रहा है उसके बाद एंथैल्पी परिवर्तन इज नॉट इक्वल टू जीरो। और जो यहां पर बॉन्ड होता है आकर्षण विलेय और विलाय की अर्थात विलयन की, वो नॉट इक्वल टू ए घटक एंड बीबी घटक, है ना। ये यहां पर आपको याद रखना पड़ेगा। सर एक बात नहीं समझ में आ रही है, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन कैसे होंगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो प्रकार के होंगे, एक पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे और एक नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे।
मोटी मोटी बातें हैं, आपको दिमाग में रख के चलनी है कि जब पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे तो वहां पर कुल वास्तव, अर्थात हम बोलेंगे कि विलयन का वास्तव उसमें उपस्थित घटकों के आंशिक वास्तव से क्या होगा, योग से अधिक होगा, तो हम बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन। और अगर वो कम होगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन। तो ये इसको पढ़ के जाइएगा, जो कि आपको ये समझ के जाना है। हालांकि हमको जितना कराना है वो चीज हम लेके चल रहे हैं, आपको पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन को देख के जाना है, ठीक ना। पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन ज्यादा लोचा नहीं करता है, बस यहाँ पर जो पॉजिटिव डेविएशन में आयतन मिक्सर जो तैयार होता है वो एंथैल्पी और आयतन दोनों पॉजिटिव होते हैं। जबकि यहाँ पर अगर हम बात करें कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जो यहाँ पर आकर्षण बल है वो विलेय और विलायक से कम होता है, जो विलयन का आकर्षण बल है। ये बस आपको याद रखना है पॉजिटिव में, है ना। और निगेटिव में क्या होता है कि जो विलयन का आकर्षण बल है, विलयन का जो आकर्षण बल है वो विलेय और विलायक से अधिक होता है निगेटिव डेविएशन में। और निगेटिव डेविएशन में जो आयतन परिवर्तन होता है वो निगेटिव होता है, और एंथैल्पी परिवर्तन भी निगेटिव होता है। तो ये मोटी मोटी बातें आपको याद रख के जानी है। अब जो है नेक्स्ट हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को बोलते हैं हिंदी में अणुसंख्य गुणधर्म। क्या बोलते हैं बेटा, अणुसंख्य गुणधर्म। और ये लास्ट टॉपिक है, इसके अंदर जो भी हम पढ़ेंगे अणुसंख्य गुणधर्म, ये टॉपिक खत्म होते ही हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, स्वाहा। अर्थात इसमें आने वाले सब टॉपिक्स को पढ़ने के बाद ये चैप्टर पूरा हो जाता है स्वाहा। अर्थात विलयन पूर्ण रूप से हमने आपको ये कह सकते हैं कि हम पूर्ण रूप से थ्योरेटिकल पार्ट कवर करा दिए इस लेक्चर में, जो कि आप इस लेक्चर से अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी हैंडल कर सकते हो। जी हाँ, ये पावर दी जा रही है आपको इस लेक्चर के थ्रू कि आप अपने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन, बेटा वो तो आएंगे ही, अगर आते हैं तो आप इस एजुकेशन, इस लेवल की तैयारी से आप जाकर वहां पर एग्जाम फोड़ सकते हो। तो आपकी सिर्फ और सिर्फ बोर्ड ही नहीं, यहाँ पर एग्जाम हम कवर कर रहे हैं, सीयूईटी, नीट, जो टॉपिक पूरा कवर करके चल रहे हैं। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे वो क्वेश्चंस पे बात करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस चैप्टर से। तो इसके बाद का जो लेक्चर आपका मिलेगा वो इस चैप्टर के पूरे क्वेश्चंस के मिलेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस इस चैप्टर में बन सकते हैं, या बने हैं या बनेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाजुला के हर एक चैप्टर का 2 लेक्चर आपको मिलेगा, एक थ्योरी पोर्शन और दूसरा क्वेश्चन जो पीवाईक्यू के रूप में होगा। और पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेशन में होगा, उसमें हम पूरा प्रैक्टिस करा देंगे क्वेश्चंस, तो आपका वो कवर हो जाएगा। अब देखो अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है, तो अगर हम बात करें कि किसी विलयन में जो विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करता है, अर्थात जो भी कैरेक्टर है वो विलेय कणों की संख्या पर निर्भर कर रहा है, उन सारी प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म। तो हम एक लाइन लिख दें, तो हम करते हैं, आप एक लाइन लिख के कि विलेय, देखिएगा, विलेय की कणों की संख्या पर निर्भर करता है। देखो हमने लिखा है बाबू कि विलेय की कणों की संख्या पर निर्भर करने वाला गुणधर्म अणुसंख्य गुणधर्म कहलाता है। अच्छा, अणुसंख्य गुणधर्म की जब बात आती है तो अणुसंख्य गुणधर्म में सबसे पहला हम बात करते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, जो कि हम पढ़ा चुके हैं। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ये एक अणुसंख्य गुणधर्म है जो कि विलेय के कणों की संख्या पर ये गुणधर्म आधारित है। अर्थात जब हम बात कर रहे थे कि
आपेक्षिक अवनमन क्या होगा, तुमने कहा था कि वाष्प दाब में आई कमी अर्थात वाष्प दाब अवनमन अपान, हमने बोला था शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, जिसको हमने बोला था कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हमने कहा, यहां पर दूसरा टॉपिक है, वो टॉपिक है आपका क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन। और तीसरा टॉपिक है बाबू हिमांक में अवनमन। और चौथा टॉपिक है परासरण। क्या है? परासरण। समझिएगा, हमने कहा कि जो विलेय के कणों की संख्या पर आधारित हो गुणधर्म, उन्हें हमने बोला अणुसंख्य गुणधर्म। हमने कहा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, यह हमने कराया है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, जो कि इसी लेक्चर में हमने स्टार्टिंग से जब हम टॉपिक कवर करते हुए आए तो हमने वहां पर वाष्प दाब अवनमन और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन करा दिया। फिर रावल्ट के नियम, हेनरी के नियम सब वहां से चालू हो गए। अब यहां पर दूसरा जो टॉपिक है वो है क्वथनांक में उन्नयन। देखो क्वथनांक क्या होता है, हेडिंग लगाइए सभी लोग, क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन, देखो मोटी मोटी याद रखना बात, जिस तापमान पर द्रव पदार्थ उबलने लगे वह तापमान क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वथनांक। अब उन्नयन को छोड़कर सिर्फ क्वथनांक समझ लो, और क्वथनांक समझने के बाद क्वथनांक उन्नयन समझ लो बेटा। देखो क्वथनांक का मतलब होता है, यहां पर डेफिनेशन समझिएगा, जिस तापमान पर किसी भी द्रव पदार्थ को हम उबाल दें या वो द्रव पदार्थ उबलने लगे, उसी तापमान को हम बात करेंगे, उस बिंदु को या उस पॉइंट को हम बोलेंगे क्वथनांक उस पदार्थ का। जैसे मान लो कि हम कह रहे हैं कि जल जो है, जल पानी, पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब आप गर्म करते हो तो पानी उबलने लगता है। क्या हो जाएगा? पानी उबलने लगेगा। जब इसको मैक्सिमम तापमान मिल जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या हो जाएगा? पानी उबलने लगेगा, बुलबुल करने लगेगा। इसका मतलब है कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। बेटा इसको केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो 100 प्लस 273 बराबर 373 केल्विन, अर्थात अपन बोल सकते हैं कि 373 केल्विन पर जो पानी के, या हम बोले कि जो द्रव पदार्थ है या पानी के जो अणु है या पानी जो है उबलने लगा, अर्थात पानी का जो क्वथनांक है वो 373 केल्विन है, और डिग्री सेंटीग्रेड में 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या इससे कोई दो राय है? इसमें कोई अलग बात है? सिंपल बात है, समझ में आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लगाएंगे क्वथनांक उन्नयन। क्या लगाएंगे? क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन, देखो अगर हम बात करें कि जो मेरे पास शुद्ध विलायक है, अगर एक कंटेनर में हम शुद्ध विलायक ले लें, क्या ले लें? शुद्ध विलायक। एक कंटेनर में हम शुद्ध विलायक ले लें और दूसरे कंटेनर में हम विलायक और विलेय अर्थात विलयन ले लें। देखिएगा, एक कंटेनर में हम क्या कर रहे हैं कि शुद्ध विलायक ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? शुद्ध विलायक। और दूसरे कंटेनर में हम जो है कि
विलेय प्लस विलायक ले रहे हैं। और विलेय कैसा है बाबू? अवाष्पशील। अवाष्पशील विलेय ले रहे हैं। अच्छा, आप खुद सोचिए कि आपको पानी गर्म करने में ज्यादा समय लगेगा या चीनी, दूध, चाय पत्ती डालकर गर्म करने में ज्यादा समय लगेगा? हाँ, क्लियर? आपके पास इसका एक्सपेरिमेंटल नॉलेज है। जब पानी को गर्म करते हैं, शुद्ध विलायक होगा तो जल्दी उबलने लगता है, जबकि जो है उसमें उसी विलायक में, पानी में सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के उबाला जाए तो टेम्परेचर ज्यादा लगता है, अर्थात कुछ समय बाद उबलता है। तो यहां पर हम कहेंगे कि जो इसके क्वथनांक में वृद्धि हो गई, अशुद्ध या बोले कि अवाष्पशील विलय मिला है, तो उस क्वथनांक में जो वृद्धि हो गई, ये क्वथनांक में वृद्धि ही क्वथनांक उन्नयन कहलाती है। और इस वृद्धि को डेल्टा टीबी लिखते हैं, डेल्टा टीबी। और ये कितना वृद्धि हुआ इसको निकालेंगे T1 माइनस T2 करके। मेरी बातें समझ में आ रही हो तो दिमाग खोलकर एक एक चीज को फील करिए। देखो, सब्जेक्ट जो है ना वो फील पर है आधारित। रटन तो विद्या घटन तो बुद्धि, है ना? आप प्रैक्टिकली समझ लोगे तो वो जीवन दर बना रहेगा। तो समझ में आनी चाहिए कि जब क्वथनांक उन्नयन क्या है, हम बोले एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि जब शुद्ध विलायक को हम गर्म कर रहे थे जिस ताप पर, उससे अधिक ताप देना पड़ रहा है जब उसमें अवाष्पशील विलेय मिला दे रहे हैं। जो क्वथनांक में वृद्धि हो रही है वही तो क्वथनांक उन्नयन कहलाता है। और यह क्वथनांक कितना उन्नयन हुआ, कितना इसकी वृद्धि है, इसको ज्ञात करना डेल्टा टीवी T1 माइनस T2 कर लेंगे तो हमारा क्वथनांक उन्नयन कितना हुआ है वो ज्ञात कर लेंगे। अब बेटा जी देखिएगा, इसमें T1 क्या है तो हम बोलेंगे T1 विलायक का क्वथनांक है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक है। और T2 क्या है? विलयन का क्वथनांक। क्या है? विलयन का क्वथनांक। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, समझ में आ रही है मोटी मोटी बातें। जो छोटी छोटी बातें हैं परंतु मोटी मोटी बातें आपको याद रख के चलना पड़ेगा। अब देखो, यहां पर एक टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या बोलते हैं बाबू? मोलल, हेडिंग लगा रहे हैं, आप भी लगाइए, मोलल उन्नयन स्थिरांक। इसके लिए डेफिनेशन क्या होता है समझिएगा। जब हम बात करते हैं कि 1000 ग्राम विलायक में एक मोल विलेय घुले हो तो मोलल उन्नयन स्थिरांक केबी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आ रही है? क्या हम बोले कि 1000 ग्राम विलायक में एक मोल विलेय घुले हो तो वहां पर हम लोग मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना करते हैं। मोलल उन्नयन स्थिरांक कैसे निकालेंगे? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी। यही केबी जो है मोलल उन्नयन स्थिरांक है, गुणे मोलैलिटी। क्या बोलेंगे बाबू? मोलैलिटी। अब यहां पर मोलैलिटी का मान आप रख देंगे तो आपको डेल्टा टीबी निकल जाएगा, और डेल्टा टीबी के जगह T1 माइनस T2 रख देंगे और यहां पर फॉर्मूले को पलट देंगे तो केबी निकल जाएगा। अब कैसे करना है सर? इतना शॉर्ट कौन पढ़ाता है? हम पढ़ाते हैं नहीं, क्योंकि समय कम है, कवर ज्यादा करना है। और 75 स्मार्ट चैलेंज सिर्फ स्मार्ट बच्चों के लिए है, दिमाग के खाली बच्चों के लिए नहीं है।
ये उनके लिए भी हो सकता है जब वो अपने माइंड को सेट कर लें कि भाई हमको समझना है और समझते हुए हर एक चीज चलना है। जो सर बोल रहे हैं वो हर एक बात को एकदम बढ़िया से फोकस होकर सुनना है, नोट डाउन करनी है एक दो बार। उस नोट्स को, जिस नोट्स को हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, उस नोट्स को रिवाइज करना है। जिन बच्चों को यहां का नोट्स पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, फॉर्मूला सीट चाहिए, वो दिए हुए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक के थ्रू हमें कनेक्ट कर सकते हैं। आपको ये सब चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी जो कि आपके एजुकेशन को, आपके एग्जाम को बेहतर से बेहतर बना देंगे। और ये एक्सपेरिमेंटेड चीजें हैं, ये अप्लाइड चीजें हैं जो बच्चों को बहुत बेहतरीन लगी हैं और जो बच्चे यूज करके अच्छा स्कोर किए। तो आप भी इसका लुत्फ उठा सकते हैं। बस करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, व्हाट्सएप लिंक को क्लिक करना है, सीधे हमें कांटेक्ट करना है और आके हमसे डायरेक्टली बात करनी है। बात करने के बाद पीडीएफ, टेस्ट सीरीज और फॉर्मूला सीट जो भी चाहिए आप खुल के मांग सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो यहां पर एम क्या है, केबी को हम बोल देंगे मोलर उन्नयन स्थिरांक, है ना। और यम क्या है, मोलैलिटी। क्या हो गया, मोलैलिटी। अब देखो यहां से तुम सब कुछ रख के निकाल सकते हो। इस फॉर्मूले को हम ज्यादा इलैबोरेट नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे ऊपर छोड़ रहे हैं बेटा, लगा लेना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, इसका नाम है हिमांक औनमन। क्या है, हिमांक औनमन। हिमांक औनमन इसको बोलते हैं बाबू फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखो हिमांक का मतलब क्या है कि अगर मान लो कि किसी को हमको जमाना है, तो मान लो अगर हम कहें कि शुद्ध विलायक ले लें, इसको भी हम वैसे ही समझेंगे। ये देखो हम कह रहे हैं कि इसमें शुद्ध विलायक ले लें, और इसमें हम कह रहे हैं कि शुद्ध विलायक के साथ विलायक प्लस विलेय, इस कंटेनर में विलायक प्लस विलेय दोनों ले रहे हैं। जस्ट समझ लो बेटा कुल्फी। क्या है ये, कुल्फी। हाई का है शुद्ध विलायक मतलब खाली दूध। क्या ले लें, दूध। या इसमें सिर्फ पानी ले लो। क्या ले लो, पानी। शुद्ध विलायक मतलब पानी। अच्छा आप खुद सोचो, इन दोनों को उठा के फ्रीजर में रख दें, कौन जल्दी जमेगा? सही पकड़े हैं। कौन जल्दी जमेगा? जिसमें अवाष्पशील विलेय मिले हुए हैं, अर्थात उनकी डेंसिटी थोड़ी ज्यादा होगी, गाढ़ी होगी। यहां पर T1 तापमान दिया गया और इसको T2। तो हम कहेंगे कि जो यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट है डेल्टा TF, जो डेल्टा TF है, वो यहां पर जो हिमांक औनमन है, समझिएगा, जो डेल्टा TF है यहां पर देखिएगा बाबू, ये T2 माइनस T1 होगा क्योंकि तापमान इसका ज्यादा होगा, विलयन का तापमान ज्यादा होगा, तो यहां पर T2 माइनस T1 लिखेंगे। और हिमांक औनमन में जब बात करते हैं तो यहां पर देखिएगा डेल्टा TF जब बात करेंगे तो यहां पर देखो, यहां पर औनमन हुआ है, मतलब कि जो हिमांक है, जो तापमान है उसमें कमी आई है, तो हम बोलेंगे डेल्टा TF इज इक्वल टू T1 माइनस T2। ठीक है, वहां पर जो है डेल्टा TF लिख दिया गया था, उससे इसको करेक्ट कर लीजिएगा। हम प्रीवियस जाके करेक्ट कर दिए। देखो यहाँ पर T2 माइनस T1, इसमें तापमान ज्यादा होगा। हमने डेफिनेशन बोला लेकिन मिस लिखने में मिस राइटिंग हो जाता है कभी कभी। दिस इज माय अपोलॉजी। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आएगी बात, तुरंत हमने करेक्ट किया है ना। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू Tn माइनस T2। तो ये हिमांक में क्या हो गई, कमी आ गई। इसे हम बात कर रहे हैं कि जो शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक को थोड़ा ज्यादा तापमान लगेगा ठंडा करने में, मतलब कि उसको ठंडा करने में थोड़ा समय ज्यादा भी लग सकता है और तापमान भी थोड़ा
अधिक करना पड़ेगा, मतलब कि ज्यादा लगना है। और T2 में थोड़े कम तापमान पे भी ये क्या हो जाएगा, ये ठंडा हो जाएगा। तो हम बोले हैं T1 माइनस T2, क्या बोलेंगे, T1 माइनस T2। तो ये हो गया हिमांक अवनमन। अब रही बात कि मोलल अवनमन स्थिरांक क्या होगा, मोलल अवनमन स्थिरांक क्या होगा, मोलल अवनमन स्थिरांक कैसे निकालेंगे। तो मोलल अवनमन स्थिरांक को निकालने के लिए सिंपल सी बात है कि हमारे पास फॉर्मूला जो होगा वो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू स्मॉल एम को क्या बोलेंगे, मोलैलिटी, क्या बोलेंगे, मोलैलिटी। और के एफ क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक। और डेल्टा टी एफ क्या है, मोलल अवनमन, क्या है, मोलल सॉरी डेल्टा टी एफ को बोलेंगे हिमांक अवनमन, क्या बोलेंगे, हिमांक अवनमन। तो यहां पर ये फॉर्मूला रख के हम निकाल लेंगे मोलल अवनमन स्थिरांक, जहां हम लिख रहे हैं स्मॉल एम क्या है, मोलैलिटी, क्या है, मोलैलिटी। आप यहाँ पर मोलैलिटी का फॉर्मूला रख दीजिएगा अगर आपको याद हो तो, नहीं याद है तो फिर से एक बार जाके पीछे का लेक्चर देखिए, इसी लेक्चर में ब्रेक करके पीछे जाइए और स्टार्टिंग से देखते हुए आइए। ठीक है बाबू, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं परासरण, क्या है, परासरण। देखो एक तरफ होता है परासरण, एक तरफ हम बात कर ले रहे हैं विस्तरण, ताकि हम जल्दी से टॉपिक खत्म करें। और यही टॉपिक खत्म करने के बाद आपके लेवल की बातों को हम एक बार कंक्लूड कर लेंगे। एक और फैक्टर है पढ़ाना जिसको बोलते हैं वान हॉफ फैक्टर, उसको भी पढ़ा देंगे। देखो जब हम बात करते हैं परासरण की, तो परासरण कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर चलती है, उच्च सांद्रता की ओर चलती है, इसको हम बोलते हैं परासरण। क्या होगा है, परासरण। अगर मान लो कि अर्ध परागम झिल्ली द्वारा, हम बात कर रहे हैं अर्ध परागम झिल्ली द्वारा कम सांद्रता वाले के विलयन को अगर हम कम सांद्रता वाले तरफ से विलायक को छाने अधिक सांद्रता की तरफ भेजें या उच्च सांद्रता की ओर भेजें, तो हम क्या बोलेंगे वहां पर कि वो प्रक्रिया परासरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी, परासरण। और विस्तरण में क्या है बेटा, अधिक सांद्रता, क्या है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, कम सांद्रता की ओर चलना। मतलब कि अगर मान लो कि यहां पर हम स्प्रे करें, कोई भी चीज को हम यहां स्प्रे करें, तो यहां पर अधिक सांद्रता है, उधर की एरिया में क्या है, कम सांद्रता है, तो यहां से उधर की तरफ चलना, ये प्रक्रिया कहलाती है विसरण। बेटा इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। तो मोटी मोटी बातों को ध्यान रखिएगा कि जैसे कोई भी स्मेल आ रही है कहीं से, कोई गंदगी है, तो वो गंदगी जो है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना चाहेगी, है ना। या कोई परफ्यूम आप ड्यूडेंट मार के चल रहे हो, तो आपकी बॉडी में अधिक सांद्रता है, जैसे आप जहां जहां जाओगे वहां पर कम सांद्रता है, तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर डिफ्यूज होना, ये विसरण कहलाता है। ठीक है, याद रहेगा। अब छोटा सा टॉपिक, स्मॉल सा टॉपिक, प्यारा सा टॉपिक एक है जिसका नाम है वांट वांट हाफ वांट हाफ फैक्टर, वांट हाफ फैक्टर हिंदी में बोलते हैं वांट हाफ गुणांक। क्या बोलते हैं बाबू, वांट हाफ गुणांक। अब ये होता क्या है, तो हम बात करें कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो डेफिनेशन लिखते हैं फिर समझाते हैं आपको। विलेय के प्रेक्षित मोल, विलेय के प्रेक्षित मोल तथा सैद्धांतिक मोल के अनुपात को वांट हाफ फैक्टर कहते हैं, वांट हाफ फैक्टर कहते हैं।
देखो, अगर हम बात करें कि जो वन हाफ फैक्टर है, इस वन हाफ फैक्टर को परिभाषित करने के लिए तो हम बोलेंगे कि विलेय के प्रेक्षित मोल तथा सैद्धांतिक मोल, है ना, विलेय के प्रेक्षित मोल तथा सैद्धांतिक मोल के अनुपात को वन हाफ फैक्टर कहते हैं। इसे बेटा आई से डिनोट करते हैं। किससे? आई से। आई इज इक्वल टू पाई प्रेक्षित, और ये किसके लिए हम लिख रहे हैं? विलेय के लिए, विलेय के मोल्स के लिए। पाई प्रेक्षित अपान पाई परिकलित। परिकलित का मतलब सैद्धांतिक। इसके अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं बाबू? वन हाफ गुणांक, वन हाफ फैक्टर कहते हैं। वन हाफ फैक्टर कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बात करें वन हाफ फैक्टर की, तो यहां पर वन हाफ फैक्टर हमारा होता है कवर। इसी के साथ साथ हमारा ये चैप्टर होता है स्वाहा, अर्थात कि यहां से थ्योरेटिकल पॉइंट को यहां तक का पूरा हमने कवर कर दिया। जो छूटा है वो ईयर लॉन्ग के कोर्सेज हैं। अगर आप ईयर लॉन्ग के कोर्सेज लेना चाहते हैं या आप देखना चाहते हैं तो प्रीवियस आप जाके 75 स्मार्ट चैलेंज का वीडियोस पूरा देख सकते हैं, वहां पर सब कुछ कराया गया है। बाकी रही बात कि जो ये कराया जा रहा है, इन सब टॉपिक में सारी चीजों को कवर किया गया है। रही बात कि क्वेश्चंस नहीं हुए, इसके क्वेश्चंस का जो है लेक्चर आपको सेपरेटली अलग से मिलेगा, जहां पर PYQ भी कराएंगे हम, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में भी बात किया जाएगा कि यहाँ यहाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे और इस प्रकार के क्वेश्चंस बनेंगे बेटा। तो हम बात कर रहे हैं आज कि हमारा जो है सॉल्यूशन खत्म हो गया, ठीक है, और सॉल्यूशन खत्म हुआ तो इसके लिए आपको बैठ के देखने के लिए आपको बेटा हम एक प्यारा सा थैंक यू कहेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू।